हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका जो चैप्टर स्टार्ट किया गया है वो है आपका सेल साइकिल और सेल डिवीजन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम के लिहाज से। और जो बच्चे मेडिकल की तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो मेडिकल की तैयारी करें, उसमें भी ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर माना गया है। तो कल हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में इंट्रोडक्शन ले लिया था, जानकारी कर ली थी कि सेल डिवीजन और सेल साइकिल बेसिकली किसको कहते हैं। जैसे जीवन चक्र में अलग अलग प्रावस्थाएं होती हैं, अलग अलग फेजेस होते हैं, उसी तरह से एक सेल का भी जीवन होता है और उसके पूरे चक्र को आप सेल साइकिल या कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और कल हम जहां पढ़ रहे थे उसी से आगे आज कंटिन्यू करेंगे। बच्चों कल हम लोगों ने क्लास 11th में सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट किया था, जिसमें कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में बात की थी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक कोशिका जो होती है उसका जिस तरह से किसी जीव का जीवन चक्र होता है, उसी तरह से एक कोशिका का भी चक्र होता है या साइकिल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं या सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका चक्र कहते हैं या सेल साइकिल कहते हैं। तो कोशिका चक्र या सेल साइकिल में कुछ स्टेजेस होती हैं। कोशिका चक्र या सेल साइकिल में कुछ स्टेजेस होती हैं। जैसे कि एक मात्र कोशिका होती है, पेरेंट सेल होती है, उसके अंदर ग्रोथ होती है यानी कि वृद्धि होती है। उसके बाद एक छोटी कोशिका, एक नई कोशिका अपने आकार में वृद्धि करती है। वृद्धि के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है कि उसके अंदर मौजूद हर कोशिका के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमैटिन मटेरियल्स या क्रोमोसोम्स को बनाने वाला मटेरियल प्रेजेंट है। यानी कि गुणसूत्र को बनाने में काम आने वाला जो मटेरियल है, डीएनए, वो प्रेजेंट है। तो क्या होता है, डीएनए भी बढ़ जाता है। क्या करता है, डीएनए भी बढ़ जाता है, यानी अपना रेप्लिकेशन कर लेता है। डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, यानी कि डीएनए जो है अपनी जैसी बहुत सारी कॉपीज बनाता है, प्रतिकृति बनाता है। उसके बाद स्टेज आती है सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन के स्टेज में क्या होती है कि एक वो कोशिका जिसने वृद्धि की और जिसके अंदर डीएनए मटेरियल जो था वो बढ़ चुका है, अब वो अपने आप को दो भागों में विभाजित कर लेती है। पहले जो न्यूक्लियस है वो दो भागों में विभाजित होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म के साथ साथ दो भागों में पूरा विभाजित हो जाता है और उन दो भागों में साइटोप्लाज्म का भी पार्ट जाता है और न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो डीएनए का मटेरियल था, जो जेनेटिक मटेरियल था, आनुवांशिक पदार्थ था, उसका भी भाग जो है वो चला जाता है। तो इस तरह से एक कोशिका से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मात्र कोशिका से संतति कोशिकाएं जो है वो बन जाती हैं। और ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, यानी कि दो बनी तो उन दो से फिर चार बनेंगी, चार से 8 हो जाएंगी। तो धीरे धीरे क्या होगी है, अपने आप को वो बढ़ा रही हैं, संख्या को बढ़ा रही हैं। तो वो चक्र जिसमें मात्र कोशिका से संतति कोशिका का निर्माण होता है क्या कहलाता है, कोशिका चक्र कहलाता है। आप कह सकते हैं कि वह चक्र जिसमें किसी एक मात्र कोशिका से किसी एक मात्र कोशिका से किसी एकमात्र कोशिका से संतति कोशिकाओं का संतति कोशिकाओं का
निर्माण होता है वो क्या कहलाता है? कोशिका चक्र कहलाता है। निर्माण होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? वो कहलाता है कोशिका चक्र। ठीक है, तो अब कोशिका चक्र, जो कोशिका चक्र होता है इसमें बहुत सारे फेजेस होते हैं। पहला फेज हुआ आपका वृद्धि का, दूसरा फेज है आपका डीएनए रेप्लिकेशन का। तो वृद्धि का मतलब है कि जो मात्र कोशिका है, जिसको हम मात्र कोशिका मान रहे हैं, उस मात्र कोशिका में आकार में परिवर्तन होता है। यानी वृद्धि कैसी होती है? आकार में, आकार में वृद्धि होती है या साइज में परिवर्तन आता है। यानी कि वो अपने आकार में क्या करती है? वृद्धि करती है। और उसके बाद क्या होता है? उसके अंदर मौजूद डीएनए, डीएनए क्या है? उसके अंदर मौजूद डीएनए जो कि आपका जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, ये जो है क्या करता है? अपने आप को रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी जैसी प्रतिकृतियां बनाता है, या आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल फोटोकॉपीज बनाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है या अपनी संख्या को बढ़ाता है। ठीक है, और ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एक सेल है यदि, तो सेल में साइज में जब अंतर हुआ, साइज में अंतर होने के बाद सबसे पहले क्या होगा? जो सेल है, सेल क्या करती है? सबसे पहले उसके न्यूक्लिक मटेरियल जो है, उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो मटेरियल है, सेल ऐसे आएगी और ये जो न्यूक्लियस मटेरियल है ये दो भागों में अपने आप को धीरे धीरे बांटेगा। पहले इसने अपने आप को इस तरह से किया और उसके बाद क्या होगा? ये दो भागों में बट जाएगा। ये ऐसे पहले दो भागों में बटेगा और दो भागों में बटने के बाद जब जेनेटिक मटेरियल दो भागों में बट गया, तब फिर यहाँ बीच में एक नॉच बनेगी और नॉच बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? दो अलग अलग सेल्स का निर्माण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो ये नॉच बनी थी, इस नॉच के सहारे क्या हो गया? टूट गया और दोनों कोशिकाएं क्या हो गई? अलग हो गई, है ना। तो इस तरह से कोशिका चक्र में अलग अलग फेजेस होते हैं और उसके फलस्वरूप क्या है? कोशिका के अंदर क्या हो जाता है? सेल डिवीजन हो जाता है या कोशिका विभाजन हो जाता है। सेल डिवीजन हो जाता है या क्या हो जाता है बच्चों? कोशिका का विभाजन हो जाता है। कोशिका विभाजन हो जाता है। ठीक है, आपने कल पढ़ा था कि कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आपका माइटोसिस, जिसको आप समसूत्री विभाजन कहते हैं। एक प्रकार का विभाजन होता है आपका माइटोसिस, जिसको आप क्या कहते हैं? समसूत्री विभाजन कहते हैं। अब मैंने सूत्री पर दोनों ही प्रकार में गोला क्यों लगा रखा है? दूसरे प्रकार का डिवीजन जो होता है वो आपका मियोसिस कहलाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। तो दोनों में सूत्री विभाजन का मतलब ये है कि वहां पे जो भी क्रोमोसोम्स बनेंगे उनके नंबर में क्या अंतर आएगा, वो अंतर से ये डिसाइड होगा कि वो माइटोसिस है या मियोसिस है। समसूत्री में सूत्रों की संख्या समान रहेगी और अर्धसूत्री में जो सूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाएगी। बिल्कुल ये आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा, है ना। समसूत्री विभाजन में जो सूत्रों की संख्या है, सूत्रों की संख्या, सूत्रों का मतलब क्रोमोसोम्स से है, तो सूत्रों की संख्या समान रह जाएगी और जहां पर अर्धसूत्री विभाजन की बात आएगी वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका सूत्रों की संख्या में ही बंटवारा होगा। सूत्रों की संख्या ही कैसी रह जाएगी? सूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, आधी रह
जाएगी। इसीलिए हिंदी में आपको बिल्कुल शब्द से ही समझ में आ रहा है कि अर्धसूत्री मतलब सूत्रों का आधा हो जाना। जिस विभाजन में सूत्रों की संख्या आधी हो जाए वो विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है, या उसी को फिर हम इंग्लिश में रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर समझने की बात है, समसूत्री अर्धसूत्री में अंतर लिखने को एग्जाम में आया करता है, तो एक अंतर तो आप शब्द का अर्थ ही अगर समझ में आ जाता है आपको, तो एक दो अंतर तो आप अपने आप भी इस तरह से लिख सकते हैं कि जहां पे सूत्रों की संख्या समान रह जाएगी वो समसूत्री विभाजन कहलाएगा, और जहां पे सूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी वो आपका अर्धसूत्री विभाजन कहलाएगा। ठीक है, अब सूत्री शब्द जो है, सूत्री शब्द का मतलब, सूत्रों का मतलब आपका गुणसूत्रों से है। सूत्रों का मतलब आपका गुणसूत्रों से यानी कि क्रोमोसोम्स से है। तो केवल ये समझने के लिए है, उसको नाम दिया गया माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में सूत्रों की संख्या यानी कि गुणसूत्रों की संख्या एक समान रहेगी। मतलब अगर कोई भी सेल दो सेल्स में डिवाइड हुई तो जो मात्र कोशिका थी उसमें गुणसूत्रों की संख्या जितनी रहेगी, संतति कोशिकाओं में भी सेम उतनी ही गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहेगी। और अगर अर्धसूत्री विभाजन की बात आती है तो वहां पे यदि गुणसूत्रों की संख्या जितनी थी उसकी आधी हो जाएगी, यानी गुणसूत्र जो है वो आधे आधे भाग में बट जाएंगे, और ये डिवीजन क्या कहलाएगा? ये डिवीजन आपका रिडक्शन डिवीजन कहलाएगा। ठीक, अब कोशिका चक्र जो है, कोशिका चक्र में भी अलग अलग बहुत सारी प्रावस्थाएं होती हैं। एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में, जहां पे हमने ह्यूमन सेल का एग्जाम्पल लिया, ह्यूमन सेल में जो डिवीजन का टाइम होता है, किसी एक कोशिका के विभाजित होने का जो समय होता है वो होता है लगभग 24 घंटे। और एक ईस्ट सेल में यानी कि एक बैक्टीरिया में जो सेल साइकिल कंप्लीट होती है उसमें डिवीजन का टाइम जो होता है वो 90 मिनट्स का होता है। तो ये कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या करते हैं, अपनी संख्या जल्दी जल्दी बढ़ा लेते हैं, या उनका डिवीजन का टाइम जो है वो 90 मिनट्स का ही होता है। अब सेल साइकिल की जो फेजेस होते हैं उसमें बेसिकली दो फेजेस होते हैं। एक फेज होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज या माइटोसिस फेज, या इसी को माइटोटिक फेज भी कह सकते हैं या समसूत्री प्रावस्था भी कह सकते हैं। और ये जो एम फेज होता है यही एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, यानी कोशिका का जो एक्चुअल विभाजन है वो इसी प्रावस्था के अंदर माइटोटिक फेज के अंदर होता है। तो ह्यूमन सेल विभाजित होने में 24 घंटे लगाती है, जिसमें से इंटरफेज में लगभग 95% ऑफ टाइम लग जाता है, यानी कि लगभग 23 घंटे का टाइम। बिल्कुल इसको एक एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं बच्चों, कि जैसे जब कोई मान लीजिए कि किचन में बिरयानी बनानी है तो बनाने में जितना टाइम लगता है उससे ज्यादा टाइम प्रिपरेशन में लग जाता है ना। कोई भी व्यंजन बनाने की तुलना में उसकी तैयारी में ज्यादा टाइम लग जाता है। कोई भी व्यंजन बनाने के लिए उसकी जो तैयारी करनी होती है उसमें जो है ज्यादा टाइम लगता है। या आप ये कह सकते हैं, मान लीजिए आपको पनीर की सब्जी बनानी है तो जितना पकने में टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम लग जाता है उसकी प्रिपरेशन में, उसका सारा मटेरियल तैयार करने में, इकट्ठा करने में, मसाला तैयार करने में, और पकने में उतना टाइम नहीं लगता। उसी तरह से इंटरफेज में 95% ऑफ टाइम जो है उसमें सेल अपने विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है। इंटरफेज में क्या होता है, इसमें कोशिका
अपने विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है। विभाजन के लिए अपने आप को तैयार करती है। ठीक है, और उसके बाद तब आता है एम फेज, यानी कि माइटोटिक फेज, और इसी माइटोटिक फेज में 1 घंटे के अंदर जो है क्या हो जाता है, एक्चुअल सेल डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब कल हम बात कर रहे थे कि इस तरह से अगर पूरी सेल साइकिल को लिया जाए, इस तरह से यदि पूरी सेल साइकिल को ले लिया जाए जिसमें एक कोशिका ने अपने आप को विभाजित करके 2 कोशिकाओं का निर्माण किया, तो उसमें कुछ अलग अलग फेजेस होते हैं जिसको आप G1 फेज, S फेज और G2 फेज के नाम से जानते हैं और M फेज के नाम से जानते हैं। तो G1, G2 और S फेज को मिला करके क्या बनता है, आपका इंटरफेज कंप्लीट होता है। और M फेज यानी कि माइटोटिक फेज जो है वो लगभग 1 घंटे के टाइम में जो कोशिका है वो अपने आप को क्या कर लेती है, डिवाइड कर लेती है, या अपने आप को क्या कर लेती है, विभाजित कर लेती है, और एक कोशिका से 2 कोशिकाएं जो है वो बन जाती है ना। तो ये आपका फेजेस ऑफ सेल साइकिल था जिसमें कोशिका चक्र में इंटरफेज होता है और एम फेज होता है। तो एम फेज किस प्रावस्था को रिप्रेजेंट करता है, एम फेज जो है वो एक्चुअल सेल डिवीजन या माइटोसिस होता है। एम फेज जो है वो क्या होता है, आपका एक्चुअल सेल डिवीजन होता है या माइटोसिस होता है। और इंटरफेज जो है वो 2 सक्सेसिव एम फेजेस के बीच की प्रक्रिया को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। साइकिल का मतलब है कि चक्र, और वो चक्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। तो एक चक्र से दूसरे चक्र के बीच का जो गैप होता है वो क्या कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है। आपको बताया मैंने कि ह्यूमन सेल में जो है एवरेज टाइम 24 घंटे का होता है सेल डिवीजन का, लेकिन जो एक्चुअल सेल डिवीजन है वो आपका 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरह से इंटरफेज जो आपका एम फेज होता है, एम फेज जिसको आप क्या कहते हैं, एम फेज जिसको आप माइटोटिक फेज भी कहते हैं, ये आपका एक्चुअल सेल डिवीजन का टाइम होता है। एम फेज जो है वो क्या है, आपका एक्चुअल सेल डिवीजन है। ठीक है, अब ये आपका एक्चुअल सेल डिवीजन हो गया। और इंटरफेज, तो इंटरफेज जो है, इंटरफेज को आप क्या कहते हैं, एम फेज की शुरुआत जो होती है, एम फेज की शुरुआत होती है न्यूक्लियर डिवीजन से, न्यूक्लियर डिवीजन से, यानी कि पहले उसके न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके केंद्रक का विभाजन होगा। क्या होगा, उसके केंद्रक और केंद्रक के अंदर मौजूद जो पदार्थ है उसका विभाजन होगा, और उसके बाद फिर सेल का विभाजन होगा। तो ये कहेंगे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा और उसके बाद साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी। तो जब शब्दों को समझेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जब भी हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पढ़ा, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ही मैंने आपको बताया था कि कैरियन शब्द से प्रोकैरियोटिक आया है और कैरियन शब्द का ही यूज किया गया है जहां पर यूकैरियोटिक आया है। यानी कि कैरियन जो है वो आपका न्यूक्लियस से संबंधित शब्द है। और चूंकि ये जो शब्द हैं, ये जो वर्ड्स हैं बच्चों, ये या तो लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं या ग्रीक भाषा से लिए जाते हैं, इसलिए इसका एग्जैक्ट मीनिंग आपको समझ में नहीं आता। तो ये कहा जाता है, जैसे ये कहा जाता है कि ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है,
तो क्योंकि हम ग्रीक नहीं जानते हैं, हम हिंदी और इंग्लिश ही जानते हैं, तो इसलिए वो हमें कुछ नया सा लगता है। और इसीलिए हर बच्चे को ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज के जो वर्ड्स होते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं और कई बार पढ़ने के बाद ही समझ में आता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब हो गया कि क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, यानी कि जो केंद्रक वाला भाग था उसमें विभाजन होना शुरू होता है, कैरियोकाइनेसिस। तो एम फेज की शुरुआत जो है वो न्यूक्लियर डिवीजन से होती है और न्यूक्लियर डिवीजन को ही हम क्या कह सकते हैं, कैरियोकाइनेसिस कह सकते हैं। यानी कि कैरियन जो था उस सेल का, उसमें विभाजन होना शुरू हुआ, या उसमें विभाजन होने के बाद उसको क्या नाम दिया गया, क्योंकि कैरियन शब्द का मतलब ही केंद्रक है, न्यूक्लियस है, इसलिए न्यूक्लियस में विभाजन होने लगा और साइंटिफिकली उस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, केंद्रक के विभाजन वाले प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस का नाम दिया गया। तो ये कह सकते हैं कि एम फेज जो है, एम फेज की शुरुआत होती है कैरियोकाइनेसिस से और अंत कैसे होता है, एम फेज की स्टार्टिंग होती है कैरियोकाइनेसिस से। एम फेज की स्टार्टिंग होती है कैरियोकाइनेसिस से और एम फेज यानी कि डिवीजन का जो फेज था उसका अंत, एंडिंग होती है किससे, साइटोकाइनेसिस से। अब इसमें अगर कैरियन और साइटो ये दोनों शब्द आपको पहले से पता है, तो कैरियन का मतलब क्या है, कैरियन का मतलब है आपका केंद्रक, न्यूक्लियस की बात हो रही है, और साइटो शब्द का मतलब है आपका कोशिका, यानी सेल की बात हो रही है, पूरे संपूर्ण सेल की बात हो रही है। इसीलिए साइटो शब्द आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि जो भी कोशिका विज्ञान है, कोशिका की स्टडी से जुड़े हुए विज्ञान को हम क्या कहते हैं, इसीलिए कोशिका की स्टडी से जुड़े हुए विज्ञान को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहा जाता है ना। तो साइटोकाइनेसिस यानी कि पूरा जो केंद्रक में विभाजन हुआ उसके बाद उसमें मौजूद केंद्रक और जो आउटर वॉल है उसके बीच में जो साइटोप्लाज्म मौजूद है, जो आपका कोशिका द्रव्य मौजूद है, पहले केंद्रक में विभाजन हुआ, केंद्रक द्रव्य में विभाजन हुआ, केंद्रक दो भागों में बटा, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे दो भागों में बटेगा और उसके बाद क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में विभाजन होने के बाद क्या हुआ, एंडिंग, एम फेज की एंडिंग, शुरुआत हुई कैरियोकाइनेसिस के साथ और अंत हुआ साइटोकाइनेसिस के साथ। यानी कि कैरियोकाइनेसिस पहला स्टेज हम कह सकते हैं, एम फेज की शुरुआत हम कह सकते हैं कैरियोकाइनेसिस से हुई और उसके बीच में, कैरियोकाइनेसिस के बाद उसके बीच में क्या क्या फेजेस आए, फेजेस आएंगे आपके, उसमें आपका प्रोफेज आएगा, मेटाफेज आएगा, एनाफेज आएगा, टीलोफेज आएगा और उसके बाद अंत में साइटोकाइनेसिस होगा और साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप क्या हो जाएगा, एक कोशिका दो कोशिका में विभाजित हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि जो इंटरफेज है वो टाइम ज्यादा लेता है, लेकिन वो आपका सेल के लिए रेस्टिंग पीरियड कहलाता है। और जो आपका एम फेज होता है, एक कोशिका में पाया जाता है, एम फेज जो है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट फेज है, या कह सकते हैं कठिन समय थोड़े समय के लिए होता है। तो किसी कोशिका का जो एक्चुअल डिवीजन का टाइम है वो 1 घंटे में लगभग कंप्लीट हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, शुरुआत होती है कैरियोकाइनेसिस से और एम फेज का जो अंत होता है वो साइटोकाइनेसिस से होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों इंटरफेज, इंटरफेज जो है आपने इस वाले डायग्राम में देखा कि इंटरफेज में G1 फेज आ रहा है, S फेज आ रहा है और G2 फेज आ रहा है, यानी कि कुछ चेंज है। इंटरफेज जो है, इंटरफेज को 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है।
तो इंटरफेज को क्या कहते हैं? इंटरफेज को हम रेस्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं। इंटरफेज को हम रेस्टिंग पीरियड का मतलब जब कुछ भी बहुत ज्यादा बड़ा ना हो रहा हो, बहुत स्लो प्रोसेस हो, जो बिल्कुल दिखाई ना पड़ रही हो, या जो फर्क आ रहा हो वो इजीली समझ में ना आ रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे? रेस्टिंग फेज। तो इसलिए इंटरफेज को जो है रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, रेस्टिंग पीरियड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग पीरियड? रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं इसको, रेस्टिंग पीरियड भी कह सकते हैं, रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्टिंग फेज जो होता है, इसमें सेल जो है वो डिवीजन के लिए तैयार हो रही होती है, यानी कि परफॉर्मेंस से पहले की तैयारी जो है वो आपकी रेस्टिंग फेज या इंटरफेज कहलाती है। अब इस दौरान क्या होता है? सेल डिवीजन की तैयारी कर रही होती है, लेकिन इस इंटरफेज में क्या होता है? मेन काम तो इंटरफेज में ही होता है। क्या होता है इसमें? सेल जो है वो ग्रोथ करती है। इसमें क्या होता है? एक तो सेल ग्रोथ होती है, और उसके बाद क्या होगा? इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन भी इसी टाइम में होता है। यानी कि डीएनए जो है वो अपनी प्रतिकृतियां भी इसी समय में बनाता है ना? तो इंटरफेज जो है, इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इंटरफेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से भाग हैं? आपका एक है G1 फेज, दूसरा है आपका S फेज, और तीसरा है आपका G2 फेज। यानी कि गैप 1 फेज, एस फेज को आप पूरा कहते हैं सिंथेसिस फेज। या सिंथेसिस शब्द का मतलब क्या है? सिंथेसिस शब्द का मतलब है कि जहां पे किसी चीज का निर्माण हो रहा हो, उस शब्द को आप सिंथेसिस कहेंगे। इसीलिए जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण की बात करते हैं, तो सिंथेसिस शब्द हमेशा उस जगह पे आएगा जहां पे किसी चीज का क्या हो रहा होगा? फॉर्मेशन हो रहा होगा या निर्माण हो रहा होगा। तो यहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है? डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी डीएनए का क्या होगा? सिंथेसिस, निर्माण हो रहा है। तो ये फेज आपका सिंथेसिस फेज कहलाता है। और जो G2 फेज है वो आपका गैप 2 फेज कहलाता है। क्या कहलाता है? गैप 2 फेज कहलाता है। ठीक, तो इंटरफेज की 3 फेजेस हो गए, 3 प्रावस्थाएं हो गई। पहला है आपका G1 फेज, दूसरा है आपका S फेज, और तीसरा है आपका G2 फेज। यानी तो अब हम फिर स्टेप बाय स्टेप ही देखना है कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है, और G2 फेज में क्या होता है। तो G1 फेज में क्या होता है बच्चों? G1 फेज जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन का इनिशिएशन, यानी कि उसका स्टार्टिंग हो रहा होता है ना? G1 फेज में जो डीएनए का रेप्लिकेशन है उसका इनिशिएशन होता है, और उसके बीच के इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है। यानी डीएनए का रेप्लिकेशन होने से जस्ट पहले का जो समय है वो आपका G1 फेज कहलाता है। तो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में जो सेल होती है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। जो सेल होती है G1 फेज में क्या होती है? जो कोशिका होती है
G1 फेज में कोशिका मेटाबॉलिकली, मतलब उसके अंदर उपापचय की प्रक्रिया हो रही है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और क्या करती है, और निरंतर वृद्धि करती है, यानी कि ग्रोथ करती है, वृद्धि करती है यानी कि ग्रोथ करती है। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन इस फेज में नहीं होता है। ग्रोथ करती है परंतु क्या होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब है कि अपने आप को ग्रोथ करती रहती है, लगातार ग्रो करती है, लेकिन अपना डीएनए ये रेप्लिकेट इस फेज में नहीं करती। लेकिन अपना डीएनए रेप्लिकेट नहीं करती है, या डीएनए की प्रतिकृति, अपने डीएनए की प्रतिकृति इस फेज में ये नहीं बनाती है। कौन? कोशिका प्रतिकृति नहीं बनाती है। कौन नहीं बनाती है अपनी प्रतिकृति? कोशिका। कोशिका अपने डीएनए की प्रतिकृति G1 फेज में नहीं बनाती है, लेकिन मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और निरंतर क्या करती रहती है? ग्रोथ या वृद्धि करती रहती है। उसके बाद आ जाता है सिंथेसिस फेज, यानी कि S फेज। तो जगह कम है तो इसलिए हम अलग अलग फेज में लिखेंगे ताकि क्लियर दिखाई पड़े। G1 फेज में क्या होगा? G1 फेज में कोशिका कैसी होती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मेटाबॉलिकली एक्टिव होने का मतलब है कि एक कंटिन्यूअस ग्रोथ, निरंतर वृद्धि कर रही होती है। निरंतर वृद्धि करती है किसमें? अपने आकार में। निरंतर वृद्धि करती है किसमें? अपने आकार में। लेकिन क्या करती है? इस समय पे ये अपने डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं करती। अपने डीएनए का नहीं करती है, रेप्लिकेशन नहीं करती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया G1 फेज। उसके बाद आपका आता है बच्चों S फेज। S फेज में क्या होता है? आप सबको पता है कि S फेज जो है वो आपका सिंथेसिस फेज है। सिंथेसिस फेज या सिंथेसिस शब्द जब भी आपके सामने आए तो आपके माइंड में, बैक माइंड में ये चलना चाहिए कि सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। किसी भी चीज का फॉर्मेशन जहां होगा वहां सिंथेसिस वर्ड जो है वो आएगा। तो यानी कि यहाँ पे भी किसी चीज का क्या होना है? फॉर्मेशन होना है। तो सिंथेसिस फेज में डीएनए की सिंथेसिस होती है या रेप्लिकेशन होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, या इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि डीएनए सिंथेसिस होती है। डीएनए सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की सिंथेसिस होती है, तो इस दौरान क्या होता है? डीएनए का अमाउंट जितना था उसका 2 गुना हो जाता है। डीएनए का अमाउंट जितना था उसका 2 गुना हो जाता है। यानी कि यदि डीएनए का इनिशियल अमाउंट कितना रहा? यदि डीएनए का इनिशियल अमाउंट 2C रहा तो S फेज के बाद कितना हो जाएगा? S फेज के बाद
एस फेज के बाद ये कितना हो जाएगा 4C हो जाएगा, यानी कि जितना था उसका कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, जितना था उसका क्या हो जाएगा 2 गुना, डबल हो जाता है ना, 2 गुना हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर 2C था तो क्या हो जाएगा 4C हो जाएगा, यानी कि डबल हो जाएगा। अब अगर G1 फेज में जो सेल थी डिप्लॉयड हो, क्योंकि चाहे वो माइटोसिस डिवीजन हो चाहे मियोसिस डिवीजन हो, फेजेस तो यही होंगे, है ना। तो यदि G1 फेज जो था उसमें अगर सेल डिप्लॉयड है तो S फेज के बाद भी सेल जो है वो डिप्लॉयड ही रहेगी। यदि डिप्लॉयड सेल है तो S फेज के बाद भी सेल जो है वो डिप्लॉयड ही रहेगी। लेकिन क्रोमोसोम्स का, सेल का डिप्लॉयड होने का क्या मतलब है, S फेज तक यदि सेल डिप्लॉयड है तो भी S फेज तक सेल डिप्लॉयड ही रहेगी, यानी क्रोमोसोम का नंबर जो है वो एक समान ही रहेगा। और क्रोमोसोम्स का नंबर एक समान होने का मतलब है कि तब तक की जो प्रोसेस है वो मियोसिस और माइटोसिस में दोनों ही समान है, या कहेंगे कि सेम होती है। ठीक है, अब एनिमल सेल्स में जो एस फेज के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। एनिमल सेल में एस फेज के दौरान जो आपका डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। क्या लिखेंगे कि एनिमल सेल में एस फेज के दौरान, जब एस फेज चल रहा होता है उस समय पर डीएनए का रेप्लिकेशन किसमें होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है न्यूक्लियस में, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस में होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में एस फेज तक क्या था, सब कुछ समान था। एस फेज तक क्या था, सब कुछ समान था। तो G1 फेज आया, एस फेज आया, और इसके बाद लास्ट में आएगा आपका G2 फेज। लास्ट में क्या आएगा, इंटरफेज की तीनों प्रावस्थाओं में पहले G1 फेज आया, उसके बाद S फेज आया, और लास्ट में आपका क्या आएगा, G2 फेज आएगा। क्या आएगा, G2 फेज, यानी कि गैप 2 फेज आएगा। इस फेज में क्या होगा, सेल ग्रोथ के साथ, इस फेज में सेल ग्रोथ के साथ, सेल ग्रोथ के साथ माइटोसिस के लिए, यानी कि समसूत्री विभाजन के लिए क्या होगा, माइटोसिस के लिए प्रोटीन का निर्माण होगा। माइटोसिस के लिए क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। माइटोसिस के लिए प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, अब जो एडल्ट एनिमल्स होते हैं, उन एडल्ट एनिमल्स में कुछ सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होती, है ना। जैसे हम मनुष्य हैं तो हमारे अंदर अलग अलग अंग हैं, जैसे हार्ट की सेल्स जो हैं वो डिवाइड नहीं होती हैं। लेकिन अगर इंजरी हो, है ना, मैंने आपको वही बताया था कि जब सेल्स जो हैं एक समय तक तो डिवीजन निरंतर चलता रहता है, जब वृद्धि की प्रावस्था होती है, यानी कि जब छोटे बच्चे से बड़े बच्चे
में जो ग्रोथ का टाइम है, उस ग्रोथ के टाइम पे तो सेल्स निरंतर क्या करती रहती हैं, विभाजन करती रहती हैं, यानी कि वृद्धि करती रहती हैं, अपने आप का विभाजन कर करके वृद्धि करती है, क्योंकि साइज में भी क्या होता है, वृद्धि होती है, यानी कि अंतर होना होता है। लेकिन जब एक बार कोई भी छोटा बच्चा वयस्क अवस्था में आ गया, एडल्टहुड में आ गया, तो उसके शरीर में वृद्धि नहीं होनी होती है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय पे कोशिकाएं जो है वो एकदम विभाजन करना बंद कर देती हैं। उस समय पे भी कोशिकाओं में विभाजन होता है। क्यों होता है, कब होता है, आवश्यकता अनुसार होता है। यानी कि जब भी कोई सेल अगर इंजर्ड हो या कोई सेल डेड हो जाए, तो डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए या किसी इंजर्ड सेल की रिपेयरिंग के लिए एडल्ट एनिमल सेल में एडल्ट जीव कोशिका, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं हार्ट का, हार्ट की जो सेल्स होती हैं उसमें इंजर्ड या डेड सेल को रिप्लेस करने के लिए, कब, इंजर्ड यानी टूटी फूटी कोशिकाओं को, टूटी फूटी या टूटी फूटी कोशिकाओं को रिपेयरिंग करने के लिए या मृत कोशिकाओं को रिप्लेस करने के लिए, मृत कोशिकाओं को रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, आवश्यकता अनुसार या ओकेजनली सेल में डिवीजन होता है, जैसे आदमी बड़ा हो चुका है ना, अब उसको निरंतर कोशिका विभाजन की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई गिर जाता है, चोट लग जाए, घाव हो जाए या किसी तरीके की टूट फूट हो जाए शरीर में, तो उस समय पे क्या होगा, उस समय पे भी यदि सेल में डिवीजन नहीं हुआ तो वो जो चोट लगी है वो ठीक कैसे होगा। आपने बहुत बार देखा होगा कि कहीं पे आपके कट गया या चोट लग गई तो कुछ समय के बाद वहां पे न्यू स्किन आ जाती है, नई त्वचा जो है वो उसका निर्माण हो जाता है। तो वो क्या होता है, ओकेजनली आपके शरीर में टूट फूट होने पर या जरूरत पड़ने पर सेल्स जो है क्या करती हैं, डिवीजन करती हैं और रिप्लेस कर देती हैं कोशिकाओं को। वो किसके अनुसार होती है, आवश्यकता अनुसार होती है, या ओकेजनली फिर क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। और आगे अगर डिवाइड नहीं होना है, आगे अगर डिवाइड नहीं होना है तो आगे डिवाइड ना होने वाली सेल्स जो हैं वो G1 फेज से ही एग्जिट हो जाती हैं, है ना। आगे डिवाइड ना होने वाली सेल्स, जिन सेल्स को आगे डिवाइड नहीं हो पाना है, आगे डिवाइड ना हो पाने वाली सेल्स, आगे डिवाइड ना होने वाली सेल्स G1 फेज से क्या हो जाती हैं, G1 फेज से ही उनका हो जाता है एग्जिट, है ना। यानी कि वो इनएक्टिव स्टेज में चली जाती हैं और इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्वेशेंट स्टेज कहते हैं। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्वेशेंट स्टेज कहते हैं। इनएक्टिव स्टेज, किसी भी सेल की इनएक्टिव स्टेज को हम क्या कहते हैं, क्वेशेंट स्टेज कहते हैं। और इसका मतलब है आपका G0। G0 फेज की जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, लेकिन G0 फेज की जो सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं लेकिन डिवाइड नहीं होती। मेटाबॉलिकली एक्टिव होंगी लेकिन डिवाइड नहीं होंगी, विभाजित नहीं होंगी। बच्चों, आज की क्लास में सेल डिवीजन में, कोशिका विभाजन में आप सभी ने इंटरफेज में जो 3 फेजेस हैं, आपका G1 फेज जिसको आप गैप 1 फेज कहते हैं, उसके बाद S फेज जिसे आप
मेटाफेसिस फेज कहते हैं, और G2 फेज जिसे आप गैप 2 फेज के नाम से जानते हैं, उसके बारे में जाना। बहुत लंबा टाइम सेल डिवीजन का 95% ऑफ टाइम ये इंटरफेज में ही चले जाता है, यानी कि सेल डिवीजन से पहले की तैयारी का जो समय है उसको आप इंटरफेज के नाम से जानते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम जो एक्चुअल सेल डिवीजन है यानी कि आपका एम फेज है उसके बारे में जानेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।